गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ओके, लास्ट टाइम। अच्छा, अब तक एसएचएम में जो कुछ भी पढ़ा है अपन ने उसमें से जो भी डाउट्स तुम्हें आ रहे, कुछ भी पढ़ अगर डिफिकल्ट लग रहा है वो क्लैरिफाई कर लो पहले। ओ सर। हाँ बताओ। और सर हम लोग जो प्रोजेक्शन का जो एसएचएम लेते हैं वो वाई में लेते हैं या एक्स में भी? देख, लेने को अपन एक्स में भी ले सकते हैं मगर अपन एज अ स्टैंडर्ड कन्वेंशन वाई में ले रहे, तो एक चीज अपन मान के चलेंगे ना और वही फॉलो करेंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा, कभी एक्स में ले रहे कभी वाई में ले रहे। तो उससे अच्छा अपन अब तक अपने सारे एग्जाम्पल्स में कैसे कर रहे थे, वाई में ही ले रहे थे ना। सर मैंने एक बार वाई में लिया, रॉन्ग आ रहे सॉल्यूशन वाले दिए। तो तुम मुझे वो सोल्यूशन का स्नैपशॉट भेज सकते हो, उसका इमेज भेज सकते हो। सर सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक बार करके बताओ ना। सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। टू बॉडीज performing SHM have same amplitude and frequency. Their phases at a certain instant are shown in the figure. Find the phase difference between them. तो दोनों को प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा हमेशा अपन करते हैं वाई में मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो जो पहला पार्टिकल है वो 0.5 ए पे प्लस 0.5 ए और ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन के करस्पॉन्डिंग ये होगा। इसको अगर मैं पार्टिकल 1 मान लूँ तो सर्कल पे पार्टिकल 1 ये होगा उसका, एंड सेकेंड पार्टिकल -0.5 ए पे, और वो किस तरफ ट्रेवल कर रहा है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, राइट, टुवर्ड्स राइट। तो मतलब उसका भी सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल राइट में ही होगा, और इन दोनों के बीच में हमें फेज एंगल चाहिए, मतलब ये वाला एंगल निकालना है ना। ये एंगल 30 डिग्रीज होगा ट्रिग्नोमेट्री से, साइन ऑफ दिस एंगल इज हाफ, तो ये एंगल 30 आ जाएगा और ये भी 30 आ जाएगा। तो आंसर 60 नहीं दिया हुआ है क्या? नो सर। क्या दिया है? कुछ तो मिस्टेक करी थी इसमें, एक सेकंड रुको। टोटल फेज डिफरेंस बिटवीन देम, इनका आंसर कितना आ रहा है? 5 पाई/3 मतलब कितना? पाई मतलब 180, 180/3 कितना होता है सर 300 डिग्री। तो ये 300, देख अगर 60 और 300 दोनों एक ही बात है ना। मैंने तुम्हें बताया था एक बार कि फेज डिफरेंस को थीटा या फिर 360 माइनस थीटा लेना, दोनों ही सही। मतलब 60 डिग्रीज भी अगर तू आंसर बोलेगा तो वो भी करेक्ट है, लेकिन अगर मान ले चार ऑप्शंस में 60 नहीं है, 60 की बजाय एक एंगल 300 डिग्रीज है, तो जो 60 डिग्रीज एंगल है उसको अगर मैं दूसरे डायरेक्शन में मेजर करता हूँ तो 360 माइनस 60, 300 भी बोलना सही होगा ना उसको। ओके, तो ये 60 डिग्रीज आंसर जो है वो भी करेक्ट है, उसको इनकरेक्ट नहीं बोलेंगे। वैसा भी तुम एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, थर्ड में भी शायद वही दिक्कत आ रही होगी, तो थर्ड को भी 360 माइनस करके देखो तो शायद मैच हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। और किस में डाउट है? और किसी को कुछ डाउट है कोई भी एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट में? लास्ट टाइम मैंने होमवर्क सेट 5 दिया था ना, इनमें से कोई डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ओके, इसमें देखो क्या दिया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, मास दिया हुआ है और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे उसका पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है 5 जूल्स, और एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, टोटल एनर्जी दिया हुआ है। सो कैसे अप्रोच करेंगे? मास पता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कैसा होगा? मिनिमम होगा ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अगर पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल्स दिया हुआ है और टोटल एनर्जी अगर 9 जूल्स है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा एट इक्विलिब्रियम पोजीशन? 4। टोटल माइनस पोटेंशियल 4 जूल्स, और काइनेटिक एनर्जी को अपन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये लिख सकते हैं। एम पता है, ए पता है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक्स 0 होगा, तो इसको सॉल्व करके ओमेगा मिल जाएगा। ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड को 2 पाई/ओमेगा लिख सकते हैं। सर समझ में आया?
सर यहाँ पे टोटल एनर्जी क्यों नहीं लिया? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के स्क्वायर। क्योंकि वो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता ही नहीं। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और वो भी तब होता है जब यू नॉट जीरो। याद है अपन ये देखा था, इफ यू नॉट इज जीरो। अगर यू नॉट जीरो नहीं होगा तो टोटल एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला भी इनकरेक्ट है। इससे अगर तुम सॉल्व करोगे तो आंसर गलत आ रहा होगा, राइट? यस सर। तुमने भी किया होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस यू नॉट भी आ जाएगा इस केस में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अपन पहले यू नॉट निकालो और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करो, या फिर के ई निकाल लो सब्ट्रैक्ट करके, और के ई का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो। और के सर ई में तो ऐसा कोई यू नॉट का टर्म कभी भी नहीं आता ना। यू नॉट का टर्म खाली पोटेंशियल एनर्जी में आता है और टोटल एनर्जी में आता है। यू नॉट क्या इंप्लाई कर रहा है इधर? यू नॉट मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। तो अगर तुम इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर भी मैच हो जाएगा। प्लस 5 यूज करके देखो। सर ओके, वो किया था। करोगे तो आ जाएगा फिर आंसर। कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार वापस, ओके सोल्यूशन से सर। हिंट ले लो, उससे आ जाना चाहिए आंसर। ये सोल्यूशन देख लेना एक बार। और किस में डाउट है? सर सर हाँ आप बता। एक बार सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 बता सकते हैं? सेट 4 का सेट कौन सेट सा? का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। Two bodies are executing SHM with same amplitude and time period. One of the blocks is at extreme right and another block is at equilibrium position moving towards left. Find the time when the blocks have the same displacement from the equilibrium position. तो देख यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी। अपन ने ऐसा टाइप का सवाल देखा था ना सॉल्ड एग्जांपल्स में भी। यस सर, पर पहले जो बार बार मुझे अलग आंसर आ रहा है। पहला जो ब्लॉक है वो यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। फिर जब दोनों सेम पोजीशन पे होंगे तो फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है और सेकंड वाला जो ब्लॉक है वो दोनों इधर पहुंच गए होंगे एसएचएम वाले लाइन पे, और उसके करस्पॉन्डिंग सर्कुलर वाला जो लाइन है वो ये 1 डैश और 2 डैश होगा। यस सर। और और क्या इन्फॉर्मेशन दिया होगा? अच्छा ये देखो, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्रीज है ना, ये वाला एंगल। तो ये एंगल भी 90 होना चाहिए। दैट मीन्स ये इंडिविजुअल एंगल्स 45 हो जाएंगे। दैट मीन्स यस टोटल यस एंगल जो कवर कर रहा है 1, वो पाई/2 प्लस पाई/4 होगा। और इसको मैं यस सर। ओमेगा टाइम्स टी, ओमेगा मतलब 2 पाई अपॉन टी टाइम्स टी लिख सकता हूँ। तो इसको सॉल्व करके स्मॉल टी की वैल्यू मिल जाएगी। आ जाएगा ना ऐसे 3t/। यस सर। ओके, यस सर। और कोई एग्जांपल में डाउट है बताओ। सर ये फर्स्ट में हम लोग बोलो। ऐसा भी कर सकते हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन में ले सकते हैं। देखो अपन जो कन्वेंशन डिफाइन कर रहे हैं उसी को फॉलो करो ना, उससे चेंज क्यों करना है तुम्हें? नो सर, करने को मतलब कर सकते हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं, बट फिर अननेसेसरीली और कंफ्यूजन होगा ना। सर वो मुझे बता, अपोजिट अपन डायरेक्शन एंगल में। एंगल हमेशा कौन से डायरेक्शन में मेजर करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज में करते हैं ना, अपन ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। बट एंटी क्लॉकवाइज में क्यों करते? जब फर्स्ट टाइम किसी ने बोला कि एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है, तो इसका कोई ऐसे कोई रीजन नहीं था, टेक्निकल रीजन नहीं था कि एंटी क्लॉकवाइज में ही पॉजिटिव मानना चाहिए। वो बस एक कन्वेंशन को डिफाइन कर रहे थे कि उसको एक को तो अपन को कन्वेंशन मानना ही पड़ेगा ना स्टार्ट करने के लिए, और उसको अपन स्टैंडर्डाइज कर देते ताकि सब लोग वही सेम चीज माने एंड सब लोग सेम पेज पे रहे, अननेसेसरीली कंफ्यूजन ना हो किसी को। सर मैं ये ओके, पूछ रहा था कि सेम पोजीशन लिखा है ना, तो सेम पोजीशन अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। अच्छा तुम उसका ऑपोजिट बोल रहे हो, बट ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज क्यों ले रहे? यस सर। अच्छा अभी पोजीशन देख, पोजीशन वेक्टर है कि स्केलर है? पोजीशन वेक्टर होता है कि स्केलर होता है? इट्स वेक्टर क्वांटिटी, राइट? इट इंक्लूड्स डायरेक्शन। तो सेम पोजीशन की अगर अपन बात करें मतलब एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। ओके सर। अगर उनको ऑपोजिट डायरेक्शन बोलना होता तो वो बोलते कि सेम डिस्टेंस पे है मगर ऑपोजिट डायरेक्शन। बट सेम पोजीशन बोल रहे हैं मतलब सब कुछ सेम होगा, ये इम्प्लाइड है ना। सर ओके, और कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी? नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें फिर आज, न्यू थियोरी, टाइम पीरियड इन एसएचएम। देखो इस टॉपिक में
90% ऑफ द क्वेश्चंस में यही पूछा जाएगा। कोई पर्टिकुलर सिचुएशन दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि उसका टाइम पीरियड निकाल के बताओ। ओके, सो टाइम पीरियड निकालने के लिए अपन ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले मीन पोजीशन लोकेट करो, उसका फोर्स इक्वेशन लिख दो फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए। सेकेंड स्टेप, बॉडी को अपने मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो और उस पर नेट फोर्स निकाल लो, और जो भी उस पर नेट फोर्स लग रहा होगा उसको अपन मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल कर सकते हैं। देखो, इन सारे स्टेप्स को मैं तुम्हें एक एग्जांपल में साथ साथ में अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। मान लो एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्टेड, एम मास का एक ब्लॉक है। ओके, तो यहाँ पे मुझे बताओ मीन पोजीशन पे स्प्रिंग का एक्सटेंशन कितना होगा। मीन पोजीशन को एमपी मान लो, तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे मीन पोजीशन और नेचुरल लेंथ कोइंसाइड कर रहा होगा। क्या हमेशा ऐसा होना कंपलसरी है? क्या हमेशा नेचुरल No, लेंथ sir. मीन पोजीशन होगा? नहीं। No, और sir. इस केस में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, राइट। तो अपन ने मीन पोजीशन लोकेट कर लिया। सेकेंड स्टेप होगा मीन पोजीशन से ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस करो। मान लो मैंने इसको एक्स अमाउंट से डिस्प्लेस किया और ब्लॉक यहाँ पे आ गया, राइट। फर्स्ट स्टेप लोकेट एमपी, locate mean position. Second step, displace the system by small x. Third step, displace करने के बाद देखो कि उस पे net restoring force क्या लग रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है, ये भी सीखा था अपन ने फर्स्ट लेक्चर में। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब एक्स्ट्रा अनबैलेंस्ड फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स। ओके, तो जो एक्स्ट्रा फोर्स होगा, जो कि अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, वो इस ब्लॉक को वापस एक्सेलरेट करवा रहा होगा। यस और नो? Yes, sir. इस केस में अगर ब्लॉक को मैंने एक्स से राइट में डिस्प्लेस किया तो स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स कितना जनरेट हुआ होगा? KX. K K times इंटू X. एक्स, और वो लेफ्ट की तरफ होगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स निकाल लो, जो कि इस केस में K इंटू एक्स होगा। और जो भी रिस्टोरिंग फोर्स होगा उसको अपन किससे इक्वेट करेंगे? Mass Force. into acceleration. नेट फोर्स हमेशा मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो भी हमने निकाला था Kx, उसको m इंटू ए से इक्वेट कर देंगे। एंड फाइनली हमारे इक्वेशन को हम लोग एक्सेलरेशन इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टाइम्स x इस फॉर्मेट में लेके आ जाएंगे। इस केस में भी इसी फॉर्मेट में इक्वेशन आ रहा है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू k बाय m टाइम्स x आ रहा है ना इस केस में। और हमें पता है कि एसएचएम में तो हमारा इक्वेशन एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x के फॉर्मेट में आता है। एक माइनस साइन भी लगा सकते हो क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है, वेयरएज फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इन दोनों को कंपेयर करने पर मुझे बताओ ओमेगा स्क्वायर क्या होगा। ओमेगा स्क्वायर 2K अपन by निकाल M. सकते हैं। यस, तो फिगर आउट ओमेगा स्क्वायर आफ्टर यू गेट द इक्वेशन। ओमेगा स्क्वायर के बाय एम होगा और ओमेगा अंडर रूट के बाय एम हो जाएगा। और टाइम पीरियड को अपन क्या बोलते हैं? 2 2 पाई pi by अपॉन omega. ओमेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के हो जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स को इस एग्जांपल से समझ पा रहे हो? Yes, ओके, sir. सो हेडिंग डाल दो टाइम पीरियड इन एसएचएम, और उसमें ये सारे स्टेप जो मैंने हाथ से लिखे हुए उसको नोट डाउन कर लो अलॉन्ग विद दिस एग्जांपल। प्रिंटेड वाला स्किप कर दो, मैंने जो लिखा है उसको लिख लो, उससे तुम बेटर समझ पाओगे। ठीक है, नोट डाउन कर लो जल्दी से।
लिख के हो गया सारे स्टेप्स? यस Yes, सर. sir. ऑलराइट, देखो इसी मेथड को अगर मान लो अपन एक अलग सिचुएशन में अप्लाई करते हैं जिसमें ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वर्टिकल होता, तो देखते हैं उसमें कैसा आंसर आता। मान लो ये वर्टिकल स्प्रिंग है, ऊपर वाला पार्ट सीलिंग से अटैच्ड है और नीचे ब्लॉक से एम मास का ब्लॉक है। तो इस केस में जो मेन पोजीशन है वो नेचुरल लेंथ पे होगा या उससे थोड़ा नीचे होगा? थोड़ा नीचे. थोड़ा नीचे होगा। नेचुरल लेंथ यहाँ पे मतलब मेन पोजीशन पे स्प्रिंग ऑलरेडी कुछ तो एक्सटेंडेड होगा सम एक्सएम अमाउंट से, और मेन पोजीशन पे जो सिचुएशन है ब्लॉक्स की वो क्या होगी? नीचे mg फोर्स लग रहा है और ऊपर स्प्रिंग फोर्स बैलेंस कर रहा है kxm। दैट मींस kxm और mg बैलेंस हो रहे हैं मेन पोजीशन पे, राइट? अभी मेन पोजीशन से मैं उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट दूंगा टाइम पीरियड निकलने के लिए। मान लो मैंने इसको x से डिस्प्लेस कर दिया, तो x से डिस्प्लेस करने के बाद जो सिचुएशन है आफ्टर डिस्प्लेसिंग बाय x, अभी अगर मैं इसका एफबीडी बनाता हूँ, अभी क्या क्या फोर्स लग रहा है इस पे? नीचे mg लग रहा है, ये तो चेंज होगा नहीं, और ऊपर स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है? kx plus Yes, xm. yes, sir. kx प्लस xm, मतलब एक तरीके से मैं स्प्रिंग फोर्स को kxm प्लस kx ऐसे लिख सकता। Yes sir. Yes, अच्छा, sir. यहाँ पे kxm और mg तो बैलेंस कर रहे थे, तो जो एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स होगा जो इसको एसोलेट करवाने में मदद कर रहा होगा वो तो सिर्फ kx ही होगा ना? Yes sir. Yes, क्या sir. mg और kxm कुछ भी काम के एसोलरेशन करवाने के लिए? नहीं, No sir. एसोलरेशन तो खाली k इंटू एक्स करवा रहा होगा। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स का काम सिर्फ kx कर रहा होगा। ये अपन नेक्स्ट टाइम से डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी तुम किसी ब्लॉक को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे x अमाउंट से और वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है और सिस्टम में और कोई फोर्स नहीं है अदर देन वेट, तो एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स k इंटू एक्स ही होगा इस केस में भी, f रिस्टोरिंग। और इस f रिस्टोरिंग को अपन मास इंटू एसेलरेशन से इक्वेट कर सकते हैं। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एसेलरेशन, और एसेलरेशन को कांस्टेंट टाइम्स x के फॉर्म में लिख दो। एसेलरेशन यहाँ पे भी k बाय m टाइम्स x आ जाएगा, तो इस केस में भी ओमेगा स्क्वायर कितना आ रहा है? सेम, और टाइम पीरियड भी सेम आ जाएगा। तो मुझे बताओ क्या इस बात से फर्क पड़ा कि वो स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? No, sir. हॉरिजॉन्टल sir. वर्टिकल दोनों केस में आंसर सेम आ रहा है। तो दैट मीन्स फॉर एनी स्प्रिंग मास सिस्टम, अगर सिस्टम में एक स्प्रिंग दिया हुआ है और एक मास दिया हुआ है और दोनों सिंपल तरीके से कनेक्टेड है, तो उस मास के एसिस्टम का जो टाइम पीरियड होगा वो हमेशा यही होगा। इसको तुम मेमोराइज कर लो ये रिजल्ट को, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। इनफैक्ट अगर मान लो एक और मैं तुम्हें सिचुएशन दूं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बजाय अगर वो किसी इंक्लाइन पे भी होता ना तो भी फर्क नहीं पड़ता। मान लो ये इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल ऑफ थीटा और स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड, ये एम मास है, तो इस केस में भी अगर ये नेचुरल लेंथ है तो मेन पोजीशन जो है वो थोड़ा एक्सटेंडेड पोजीशन होगा नेचुरल लेंथ से। इस केस में mg sin थीटा इसको स्प्रिंग फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, राइट? kxm। Yes, sir. और Yes, sir. यहाँ पे भी अगर मैं ब्लॉक को अपने मेन पोजीशन से थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस कर दूं, तो अगर मान लो मैं x अमाउंट से डिस्प्लेस कर रहा हूँ ब्लॉक को, इसको x से मैंने डिस्प्लेस किया, तो एक्स्ट्रा फोर्स जो जनरेट होगा वो क्या होगा? खाली kx ही होगा। kxm और mg sin थीटा तो पहले से बैलेंस कर रहे थे, सो x से डिस्प्लेस करने पर जो एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स होगा दैट विल बी kx, और ये kx की वजह से ब्लॉक वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ एसेलेरेट कर रहा होगा। तो यहाँ पे भी kx को ही अपन m इंटू ए के इक्वल लिखेंगे। तो इक्वेशन सेम आ रहा है कि अलग? Same. तो टाइम पीरियड यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ओके, तो एक्सटर्नल अगर मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई कर दूं, क्या वो टाइम पीरियड को चेंज कर पाएगा? कभी भी नहीं, टाइम पीरियड सेम रहेगा। खाली मेन पोजीशन चेंज हो सकता है अलग अलग सिचुएशन। हॉरिजॉन्टल में मेन पोजीशन नेचुरल लेंथ पे आ रहा था, वर्टिकल में मेन पोजीशन mg बाई k पे आ रहा था, और इंक्लाइन पे जो मेन पोजीशन है वो निकालने के लिए मैं mg sin थीटा और kxm को बैलेंस करूंगा। तो यहाँ पे मेन पोजीशन mg sin थीटा अपॉन k पे आ रहा था, है ना? तो मेन पोजीशन अलग अलग सिचुएशन में चेंज हो सकता है फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम।
बट टाइम पीरियड सेम रहेगा। ये बात समझ में आ गई सबको? यस Yes, सर। sir. ये एग्जांपल्स भी नोट कर लो। डन, लिखे हो गया? 1 minute. अच्छा ठीक है। One, sir. ओके, सेकेंड मेथड देखो जो अपन अप्लाई कर सकते हैं। देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में अपन फोर्स मेथड यूज करेंगे, जो पहला मेथड अपन ने देखा था। ये मेथड बस तुम्हें मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसको यूज नहीं किया तो भी चलेगा। इस मेथड में सेम एग्जांपल ले लो। मान लो ये जो ब्लॉक है ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ये इसका मेन पोजीशन है, और किसी भी इंस्टेंट पे मेन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर मान लो ब्लॉक v स्पीड से मूव कर रहा है। ब्लॉक के किसी भी जनरल पोजीशन पे इसका एक जनरल स्पीड मान लो, और इस पोजीशन पे इस ब्लॉक का टोटल एनर्जी लिख दो। टोटल एनर्जी कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी mv स्क्वायर माइनस हाफ के ऑफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स प्लस स्क्वायर, ये हाफ होगा के ना? एक्स। यस सर। किसी भी एसएचएम में टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है या वेरिएबल होता है? टोटल एनर्जी कांस्टेंट है इफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज नो। करेक्ट। और अगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट है तो डीई बाई डी टी जीरो हो जाएगा। किसी भी चीज का, यस सर। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो डीई बाई डी टी जीरो मतलब डी बाई डी टी ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस विल बी जीरो। पहला जो टर्म है हाफ एम वी स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? एम बाई टू बाहर ले लो, 2v करेक्ट, और वी स्क्वायर का टू वी इंटू डी वी बाई डी। into m। यस सर। और सेकेंड टर्म में भी के बाई टू कॉमन ले लो, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी,
इक्वल्स टू 0, तो ये 2 कैंसिल हो गया। और dv बाई dt को क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, तो mv इंटू एक्सेलरेशन प्लस kx इंटू dx बाई dt को वेलोसिटी। वेलोसिटी, तो इसको v लिख दो। तो ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन से भी v के टर्म्स कैंसिल हो रहे, तो फाइनली ma प्लस के एक्स 0, मतलब ma इक्वल्स टू माइनस के एक्स, मतलब एक्सेलरेशन इज माइनस के बाई एम टाइम्स एक्स। सेम इक्वेशन आ रहा है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के फॉर्म में, और यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर के बाई एम, मतलब टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा होगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। इस मेथड से भी सेम आंसर आ रहा, बट कौन सा मेथड ज्यादा इजी लग रहा था, ज्यादा फोर्स मेथड। कन्वीनियंट था? फोर्स वाला मेथड। ठीक है, तो ये बस तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसको भी नोट कर लो, मगर सारे क्वेश्चंस में अपन फोर्स मेथड से ही सॉल्व करेंगे, हमेशा वो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, लिख लो इसको, यहाँ पे भी खाली एग्जाम्पल नोट कर लो, प्रिंटेड वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल में तुम्हें सारे स्टेप समझ में आ ही जाएंगे। और वहाँ पे एनर्जी मेथड ये डाल देना हेडिंग एग्जाम्पल के नीचे। कुछ डाउट पूछ रहे थे, बताओ। ओके चलो, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। सर स्मॉल अमाउंट से डिस्प्लेस क्यों करते हैं? यहाँ पे स्प्रिंग में तो फर्क नहीं पड़ेगा, स्प्रिंग में अगर तुम ज्यादा अमाउंट से भी डिस्प्लेस करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आगे अपन ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस देखेंगे जिसमें स्मॉल अमाउंट से डिस्प्लेस करेंगे तभी वो एसएचएम होगा, तभी वो एसएचएम के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ज्यादा अमाउंट से करने पर सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स में स्मॉल अमाउंट से ही डिस्प्लेस करते हैं, इसीलिए तुम्हें आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है वो चीज। ओके सर। डन सर। ओके, सर 1 मिनट। डन सर। हो गया, चलो ठीक है। ये सेम चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, इसको रीड कर लेना बाद में कभी। स्प्रिंग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में, फोर्स मेथड, एनर्जी मेथड, ये सारे केसेस गिवन। ये वाला एग्जांपल देखो, अ मास m oscillates simple harmonically with amplitude a। ये मास के साथ 2 स्प्रिंग्स अटैच्ड है और मास का एम्पलीट्यूड a दिया हुआ है, मतलब अगर मास का मैं ये मेन पोजीशन मान रहा हूँ तो अपने मेन पोजीशन से मैक्सिमम वो कितना आगे जाने वाला है? a अमाउंट से आगे जाएगा, पॉजिटिव। इसी को अपन एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और हमसे यस। पूछा है कि p का एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये फाइंड करो। यहाँ पे 2 स्प्रिंग्स कनेक्टेड है, तो जब ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक जब a से आगे जाएगा तो उस समय दोनों स्प्रिंग्स भी थोड़े थोड़े एक्सटेंड हुए होंगे। अगर मैं अज्यूम करूं कि स्प्रिंग 1 x1 से एक्सटेंड हुआ और स्प्रिंग 2 x2 से एक्सटेंड हुआ, तो अपन बोल सकते हैं दोनों स्प्रिंग्स का एक्सटेंशन ये मिला के ब्लॉक ए का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा आगे, यस सर। है ना, x1 प्लस x2
ए के इक्वल होगा। और पी का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, पी का एम्पलीट्यूड मतलब पी का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो स्प्रिंग वन के एक्सटेंशन के इक्वल होगा। जितना स्प्रिंग वन एक्सटेंड करेगा, स्प्रिंग वन का ये पॉइंट तो फिक्स्ड है, इसका मतलब जितना स्प्रिंग वन एक्सटेंड करेगा उतने ही अमाउंट से पी राइट में गया होगा। तो इनडायरेक्टली मुझे x1 फाइंड करना है, राइट, स्प्रिंग वन के अंदर का एक्सटेंशन, ये सवाल में पूछा हुआ है। ये दोनों स्प्रिंग्स कैसे कनेक्टेड है? सीरीज पैरेलल। सीरीज सीरीज और जब स्प्रिंग्स सीरीज में कनेक्टेड होती है तो उनके अंदर एक्सटेंशन सेम होता है या स्प्रिंग फोर्स सेम होता है? सीरीज कनेक्शन की क्या स्पेशलिटी होती है? स्प्रिंग फोर्स सेम होता है, ये सबने पढ़ा है एलओएम में। यस सर स्प्रिंग फोर्स इज सेम, एंड स्प्रिंग फोर्स का सेम होना मतलब k1 x1 शुड बी इक्वल टू k2 x2। मेरा टारगेट x1 निकालना है, और इक्वेशंस में मेरे साथ x1 के साथ साथ x2 एक और अननोन आ रहा है, तो मैं x2 को एलिमिनेट कर दूंगा। मैं x2 को k1 x1 बाय k2 लिख दूंगा और उसको पहले इक्वेशन में डाल दूंगा इधर। तो x1 को ऐसे ही रहने दो, x2 को k1 x1 बाय k2 इक्वल्स टू a। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करने पर x1 की ये वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? ये पॉइंट p का एम्पलीट्यूड होगा। अगर मान लो यहाँ पे ब्लॉक का टाइम पीरियड पूछा होता, तो इन दोनों स्प्रिंग्स को अगर मुझे एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस करना होता, तो मैं सिंगल स्प्रिंग का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालता? सीरीज कनेक्शन में तुम्हें ये फॉर्मूला याद है? R1/R2 upon R1 करेक्ट, वेरी गुड। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सीरीज कनेक्शन के। तो k इक्विवेलेंट जो है वो k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 बन जाता। तो इस केस में जो टाइम पीरियड है स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k हमने देखा था ना, और यहाँ पे k के बजाय k इक्विवेलेंट लिख देंगे। ये ब्लॉक के एसएचएम का टाइम पीरियड आ जाएगा। समझा ये सबको? एनी डाउट्स? यस सर ओके। एग्जाम्पल्स कॉपी करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स में हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि नोट्स कंप्लीट करते समय खुद से अटेम्प्ट करो, खुद से सॉल्व करना इसको, ठीक है? ये वाला एग्जाम्पल देखो अभी। यहाँ पे दो ब्लॉक्स है, दो ब्लॉक्स एसएचएम परफॉर्म कर रहे, ब्लॉक पी और ब्लॉक क्यू। नीचे का जो ग्राउंड है वो स्मूथ है, यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। और मान लो दोनों ब्लॉक्स को अगर साथ में एसएचएम परफॉर्म करना है, तो क्या दोनों ब्लॉक्स के बीच का सरफेस स्मूथ रहना पॉसिबल है? नो सर। फिर तो क्यू ही ऊपर स्मूथली स्लाइड करेगा, राइट? अगर पी को भी अगर क्यू के साथ मूव करना है तो पी और क्यू के बीच का सरफेस रफ होना कंपलसरी है। तो मान लो इनके बीच का जो सरफेस है वो रफ है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू मान लेते। ओके। सवाल में दिया हुआ है कि ये दोनों ब्लॉक्स को अपन राइट में ए डिस्टेंस से पुल कर रहे, दोनों ब्लॉक्स को अपन राइट में ए अमाउंट से ले जा रहे, और ए अमाउंट से ले जाके इसको छोड़ रहे दोनों ब्लॉक्स को। तो छोड़ने पर ये एसएचएम परफॉर्म करेगा, ऑसिलेशन शुरू हो जाएंगे। जिस पॉइंट पे मैंने इनको रिलीज किया होगा, पॉइंट ऑफ रिलीज, वहां पे उनका स्पीड कितना है? रिलीज करना मतलब जीरो। वहां पे जस्ट छोड़ा ही है ना, तो वहां पे स्पीड 0 होगा। तो मुझे बता सकते हो ये रिलीज पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा एसएचएम का? मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, या बीच में कहीं? क्या लगता है? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम। स्पीड 0 तो एक्सट्रीम पे ही होता है, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन होगा। और ये मीन पोजीशन था इनिशियली, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम डिस्टेंस एम्पलीट्यूड बोलते हैं उसको। ये एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा। यस ये बात सर। समझ में आ रही? यस अभी सर सवाल में हमसे पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स। पूरे एसएचएम के दौरान यहाँ से रिलीज करने पर ये ब्लॉक ऑसिलेट करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वापस रिटर्न आएगा, ऐसे ऑसिलेशन इसके शुरू हो जाएंगे। तो पूरे ऑसिलेशन के दौरान मान लो ये ऑसिलेशन का लाइन है, ऐसे जा रहा है फिर वापस रिटर्न आ रहा है। पूरे ऑसिलेशन में हमें फाइंड करना है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कब लग रहा होगा और कितना लग रहा होगा दोनों ब्लॉक्स के बीच में। ओके, तो देखो कैसे अप्रोच करेंगे इस सवाल को। स्प्रिंग को एक्सटेंडेड पोजीशन में भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। एक्सटेंडेड पोजीशन में भी ये क्यू से ही कनेक्टेड होगा, राइट? तो अभी मुझे बताओ
कौन से ब्लॉक को मुझे एनालाइज करना आसान होगा? मेरा टारगेट है फ्रिक्शन निकालना, तो फ्रिक्शन तो दोनों ब्लॉक्स पे ही लग रहा है, दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा रहे होंगे, यस और नो? यस सर। बट कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है और कोई भी फोर्स नहीं लग रहा? पी। ब्लॉक पी। और ब्लॉक पी किस तरफ एसेलेरेट करने वाला है? लेफ्ट वर्ड्स। लेफ्ट की तरफ। ब्लॉक पी का एसेलेरेशन लेफ्ट की तरफ होने वाला है, तो इस पे फ्रिक्शन भी लेफ्ट की तरफ लगना चाहिए, तभी वो लेफ्ट की तरफ एसेलेरेट करेगा। और अगर तुम ब्लॉक क्यू को देखते, ब्लॉक क्यू पे फ्रिक्शन किस तरफ लगता है? राइट की तरफ। राइट वर्ड्स। और इसको लेफ्ट की तरफ कौन मूव करवा रहा है? कौन सा फोर्स? के स्प्रिंग एक्स। फोर्स, X. करेक्ट, के एक्स। और ये भी सेम अमाउंट से लेफ्ट में ही एसेलेरेट करता, ब्लॉक पी और क्यू साथ में ही जा रहे, तो दोनों का एसोसिएशन सेम होता। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि पी का एनालिसिस ज्यादा आसान होगा टू कैलकुलेट फ्रिक्शन। ये दोनों ब्लॉक्स साथ में मूव कर रहे हैं अलग अलग, स्लीपिंग या नो स्लीपिंग? नो स्लिप। नो स्लीपिंग। और साथ में ये दोनों ब्लॉक्स एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? यस सर। दोनों के मासेस भी सेम गिवन है, एम और एम, ये सवाल में दिया हुआ है। तो दोनों ब्लॉक्स अगर एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं तो उनका एसेलरेशन में कैसे निकालूंगा? किसी भी एसएचएम में एसेलरेशन निकालने का कोई इक्वेशन पता है तुम्हें इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट? ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है ना एसेलरेशन, सबको याद है ये? यस सर। यस। और अगर अभी तुम ब्लॉक पी को देखोगे, ब्लॉक पी का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ब्लॉक पी का मास इनटू एसेलरेशन, फोर्स इक्वेशन से मैं ये प्रूव कर सकता हूँ ब्लॉक पी के लिए नेट फोर्स Yes, ऑन sir. ब्लॉक पी इज ओनली फ्रिक्शन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो दैट हैज टू बी मास इनटू एसेलरेशन। तो मुझे बताओ मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कब होगा? अगर मुझे इस फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो वो कब होगा? जब एसेलरेशन मैक्सिमम होगा। और एसेलरेशन मैक्सिमम कब होगा? जब At amplitude. एट एम्पलीट्यूड। तो जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी एम्पलीट्यूड, उस समय एसेलरेशन मैक्सिमम होगा एंड करस्पॉन्डिंगली फ्रिक्शनल फोर्स दोनों ब्लॉक्स के बीच में ये भी मैक्सिमम आ जाएगा। ये फ्लो समझ में आ रहा है सबको? Yes, Yes, sir. sir. तो फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू अभी हमारे लिए निकालना बहुत आसान है। इट विल बी सिंपली m इंटू ए। एफ मैक्स इज m इंटू ए मैक्स, और ए मैक्स कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। एक्स की वैल्यू में मैक्सिमम डाल दूंगा तो मैक्सिमम एसेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू ए मिल जाएगा। ये फॉलो कर रहे हो सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. किसी भी स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए अपन ने ओमेगा का जनरल फॉर्मूला देखा था अंडर रूट के बाय एम, तभी टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा 2 पाई अंडर रूट एम बाय के आया था, स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर Yes, एनी sir. स्प्रिंग मास सिस्टम। तो इस केस में भी ये स्प्रिंग मास सिस्टम ही है, मगर इफेक्टिवली मास कितना है, एम या 2m? इफेक्टिवली कितना मास ऑसिलेट कर रहा है स्प्रिंग के साथ? 2m. 2m. 2m। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट के बाय 2m लेंगे अपन इन दिस केस, राइट? Yes, sir. और ओमेगा की ये वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो, तो फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर k बाय 2m टाइम्स a, मतलब के ए बाय 2 आ रही है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा। समझ में आया ये सबको? Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो, इसमें से तुम्हें कुछ नोट डाउन नहीं करना, मैं सवाल में एक और पार्ट ऐड कर रहा हूँ। मान लो ये सवाल का ए पार्ट था, व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन। सवाल के बी पार्ट में अगर मान लो मैंने ये पूछा होता, व्हाट इज द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फॉर नो स्लिपिंग, फॉर नो स्लिपिंग इन एंटायर एसएचएम, पूरे मोशन में स्लिपिंग नहीं होना चाहिए। ऐसे सवालों से तुमने फ्रिक्शन वाले चैप्टर में डील किया था मैकेनिक्स में, नो स्लिपिंग का कंडीशन क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम म्यू क्या होना चाहिए, राइट? तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। अभी मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे पूरे मोशन के लिए नो स्लिपिंग एंश्योर करना है, सॉरी यहाँ पे नो स्लिपिंग होना चाहिए, नॉट स्लिपिंग, व्हाट इज मिनिमम म्यू रिक्वायर्ड फॉर नो स्लिपिंग इन एंटायर एसएचएम, तो मुझे बताओ अगर मुझे पूरे मोशन में नो स्लिपिंग एंश्योर करना है तो मुझे कौन से पोजीशन पे नो स्लीपिंग एंश्योर करना चाहिए, जहाँ पे स्लीपिंग के चांसेस सबसे ज्यादा हो या जहाँ पे स्लीपिंग के चांसेस सबसे कम हो? सबसे ज्यादा वहाँ पे। जहाँ पे स्लीपिंग के चांसेस सबसे ज्यादा हो तो वो सबसे डेंजरस पोजीशन होगा। अगर मैं वहां पे भी एंश्योर कर दूं कि स्लीपिंग नहीं हो रहा तो डेफिनेटली और कहीं पे भी नहीं हो रहा होगा।
और स्लिपिंग के चांसेस सबसे ज्यादा कहाँ पे होंगे? जहाँ पे फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो या कम हो? फ्रिक्शन की ज्यादा रिक्वायरमेंट। फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तभी स्लिपिंग के चांसेस भी ज्यादा होंगी। दैट मीन्स तुम देख पा रहे हो स्लिपिंग होने के सबसे ज्यादा चांसेस एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। चांसेस ऑफ स्लिपिंग इज हाई, या फिर हाईएस्ट लिख दो, इज हाईएस्ट एट द एक्सट्रीम पोजीशन एट x इक्वल्स टू a, बिकॉज वहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। कितनी आई थी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू? K/2। K/2। ये वाली जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू राइट टू प्रिवेंट स्लिपिंग। इतना फ्रिक्शन दोनों के बीच में लगना कंपलसरी उनको स्लिपिंग से रोकने के लिए। और जो अवेलेबल फ्रिक्शन होता है स्टोर में, अवेलेबल मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है किसी भी सिचुएशन में? लिमिटिंग फ्रिक्शन न्यू टाइम्स। विच इज म्यू टाइम्स एन, राइट? म्यू टाइम्स एन। यस सर। और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स क्या होगा? नॉर्मल फोर्स अपन ग्राउंड के बीच का नहीं देख mg। रहे, ब्लॉक्स के बीच का देख रहे, तो mg होगा। तो दैट मीन्स अवेलेबल फ्रिक्शन इज म्यू mg। तो स्लिपिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो अवेलेबल फ्रिक्शन है वो रिक्वायर्ड से ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे स्पेंडिंग से ज्यादा होने चाहिए, कम होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। तो अवेलेबल फ्रिक्शन इज लाइक अवेलेबल मनी इन द बैंक अकाउंट। ये तुम्हारे पास स्टोर में अवेलेबल है। और रिक्वायर्ड मतलब जो स्पेंडिंग करना चाहते हो तुम, फ्रिक्शन का जो खर्चा हो रहा है। तो सेफ सिचुएशन के लिए हमेशा अवेलेबल, एफ लिमिटिंग शुड बी मोर देन एफ रिक्वायर्ड, या फिर इक्वल्स टू भी हो सकता है एक्सट्रीम सिचुएशन। तो यहाँ पे म्यू mg शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू Ka/2। तो म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू Ka/2 mg, ये आ जाएगा आंसर। ये फॉलो कर रहे हो सब लोग? यस सर। ओके, तो देखो SHM एक ऐसा टॉपिक है जिसमें तुम्हारे मैकेनिक्स के बाकी काफी सारे टॉपिक्स भी रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि हर टॉपिक के साथ क्लब करके SHM का सवाल बनाया जा सकता है। फ्लूइड मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, कोई भी टॉपिक के साथ। ओके, सो ये सवाल भी तुम प्लीज एक बार खुद से वापस सोच के ट्राई करना। कुछ डाउट है किसी भी स्टेप में तो पूछ लो। ओके, अभी देखो इस सवाल को मॉडिफाई करके और कैसे पूछा जा सकता है। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे सोच के बताओ कि ये एग्जांपल सेम है कि अलग है। मान लो एग्जांपल में दो ब्लॉक्स गिवन है, M1 M2, और थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैंने स्प्रिंग नीचे अटैच कर दिया। ठीक है, इनके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, ये गिवन है, म्यू गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट K गिवन है, और इन ब्लॉक्स को आगे कितना ले जाना है ये हमारे हाथ में, ये गिवन नहीं। सवाल में पूछा है कि अपन मैक्सिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम x by which both the blocks can be extended towards right so that they can safely perform SHM without slipping. Maximum x for no slipping. सवाल समझ में आया? यस सर। ऑब्वियसली तुम x को अगर बढ़ाते जाओगे तो बहुत ही हाई x पे तो दोनों स्लिप कर जाएंगे। तो हमें एक ऐसा मैक्सिमम x ढूंढना है जहाँ पे बिना स्लिपिंग के वो SHM परफॉर्म कर सके। तो ये सवाल ऊपर वाले सवाल से सेम है कि अलग है? दिखने में अलग है मगर कॉन्सेप्चुअली देखो सेम दिख रहा है, खाली थोड़ा सा घुमा फिरा के सवाल पूछा है, बट कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। यस सर। अगेन कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे अपन, अपन मान लेंगे कि अपन इसको किसी x पे ले गए जो कि x की मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम x की वैल्यू पे रिक्वायरमेंट और अवेलेबल दोनों को इक्वल करवा देंगे। यही करते हैं ना हमेशा। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे कौन से ब्लॉक को एनालाइज करेंगे, ऊपर वाले या नीचे वाले? ऊपर वाला। क्योंकि ऊपर वाले पे खाली फ्रिक्शन लग रहा है। अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक को एनालाइज करता हूँ, SHM तो दोनों ब्लॉक साथ में परफॉर्म करे विदाउट स्लिपिंग, तो x से अगर डिस्प्लेस किया तो एक्सेलरेशन ω² x टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, और ये एक्सेलरेशन खाली फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है, राइट? तो फ्रिक्शन की जो रिक्वायरमेंट है ऊपर वाले ब्लॉक पे वो कितनी होगी? m1 ω² x। कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज रुक के पूछ लेना। क्लियर है ये चीज? रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज m1 ω² x। ऊपर वाले ब्लॉक से अपन ये देख पा रहे हैं।
और यहाँ पे भी मैं नो स्लिपिंग कंडीशन कहाँ पे एंश्योर कर रहा हूँ, मैक्सिमम एक्स पे, क्योंकि वहां पे अगर ये एंश्योर हो गया कि स्लिपिंग नहीं हो रहा तो क्या बाकी किसी पोजीशन पे स्लिपिंग पॉसिबल होगी? नो सर। नो नहीं सर। होगी, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन तो और भी कम हो जाएगा, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट और कम हो जाएगी। तो ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। एंड व्हाट इज अवेलेबल फ्रिक्शन इन स्टोर? एफ लिमिटिंग कितना है? लिमिटिंग फ्रिक्शन न्यू न्यू टाइम्स न्यू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, एंड नॉर्मल रिएक्शन इज m1g, राइट? तो रिक्वायरमेंट और लिमिटिंग को इक्वल कर देंगे। वैसे कौन सा बड़ा होना चाहिए टू बी सेफ? लिमिटिंग। तो म्यू m1g शुड हैव बीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू रिक्वायरमेंट, है ना? तो m1 कैंसिल, दैट मींस x की वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। और इस केस में ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? k बाय m1 प्लस m2। यस सर। तो ये डाल दो, इससे तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो तुम्हें ये चीज समझ में आ रही है, सेम कॉन्सेप्ट को कैसे घुमा फिरा के पूछ सकते हो, ऐसे सारे यस टाइप के सर। क्वेश्चन को तुम अप्रोच कर सकते हो, राइट? ओके, सर एक बार रिपीट कर सकते कौन सा पार्ट नहीं समझा बताओ? हो? सर वो एफ रिक्वायर्ड। कौन सा? सर वो एफ रिक्वायर्ड। एफ रिक्वायर्ड, ओके। m1 का जब मैंने एफबीडी बनाया, m1 का मैंने एक्सेलरेशन क्या ऑब्जर्व किया? ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये कैसे आया? एसएचएम से। एसएचएम का अपन ने इक्वेशन देखा था ना, एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर एक्स। यस m1 सर। अपने मेन पोजीशन से x की दूरी पर है, तो उसका एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। और इसको ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड कौन कर रहा है? सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स। नीचे से फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट में लग रहा है, यही प्रोवाइड कर रहा होगा। तो फोर्स इक्वेशन क्या होगा? नेट फोर्स एफ रिक्वायर्ड इक्वल्स टू मास m1 इनटू एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स। समझा अभी? ओ यस सर। ओके। ये सवाल फॉर्मूला बेस्ड है, इसको तुम खुद से ट्राई करें ना, आराम से आ जाएगा आंसर। स्प्रिंग्स इन सीरीज पैरेलल ये पढ़ा है सबने लॉज ऑफ मोशन में, ये फॉर्मूलेस पता है ना यस सबको? सर। तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ये भी एक बार खाली रीड कर लेना, रिवाइज कर लेना। ये वाला सवाल देखो, ये सवाल देखने से पहले ये सिचुएशन देखो। मान लो यहाँ पे अगर दो स्प्रिंग्स K1 और K2 इस तरीके से कनेक्टेड है, बीच में ब्लॉक है, तो इन दोनों स्प्रिंग्स को तुम कैसे कनेक्शन में देख पा रहे हो? सीरीज पैरेलल? पैरेलल। पैरेलल। पैरेलल कनेक्शन, ये सबने पढ़ा है ना एलओएम में। दिखने में यस। सीरीज लग रहा है मगर डिफॉर्मेशन स्प्रिंग्स के दोनों सेम होगी। ब्लॉक को एक्स से मूव करवाएंगे तो दोनों स्प्रिंग्स में एक्स का एक्सटेंशन और एक्स का कॉम्प्रेशन होगा, तो एक्चुअली इट्स अ पैरेलल कनेक्शन। तो सेम लॉजिक से यहाँ पे भी तुम्हें ये तीनों स्प्रिंग्स पैरेलल कनेक्शन में दिखाई दे रहे। यस सर। यस सर। K इक्विवेलेंट विल बिकम 3K, और K इक्विवेलेंट निकाल लिया तो टाइम पीरियड तुम सिंपली 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ m बाई के, और यहाँ पे K के बजाय 3K लिख दो, ये आंसर हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, राइट? समझ आ रहा है सबको ये? यस सर। ओके। अपन ने इलास्टिसिटी में किसी भी इलास्टिक वायर का स्प्रिंग कांस्टेंट AY अपॉन L होता है, ये पढ़ा था। यस यस सर। सर। तो सवाल को घुमा फिरा के ऐसे भी पूछ सकते, ऊपर इलास्टिक वायर है और नीचे स्प्रिंग है और उसके नीचे ब्लॉक कनेक्टेड है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? तो इलास्टिक वायर को भी स्प्रिंग मान लो ऑफ K1 इक्वल्स टू AY बाय L, और K2 भी दिया हुआ। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है वो सीरीज कनेक्शन वाले फॉर्मूले से आ जाएगा, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। एंड अगेन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से फर्क नहीं पड़ता, टाइम पीरियड सेम ही रहेगा, 2 पाई अंडर रूट m बाई के इक्विवेलेंट। ये भी सॉल्व हो जाएगा। आसान लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है? आसान सर। ओके। अभी देखो थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं अभी इसको। अब तक अपन ने आसान चीजें देख ली, यहाँ से डिफिकल्ट चीजें शुरू हो रही, इसको ध्यान से समझना। ये वाला एग्जांपल, ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। यहाँ पे सिस्टम तुम डायग्राम से समझ सकते हो, एम मास, पुली और स्प्रिंग। पुली को आइडियल मान लो, मासलेस। स्ट्रिंग्स और स्प्रिंग्स भी आइडियल है। स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया। बट मुझे बताओ, क्या ये स्प्रिंग मास सिस्टम हमारे ओरिजिनल स्प्रिंग मास सिस्टम से मैच हो रहा है? क्या डायरेक्टली मैं यहाँ पे नो टाइम सर। पीरियड को 2 पाई अंडर रूट m बाई के बोल सकता हूँ? नहीं। नो सर।
ये अलग स्प्रिंग मास सिस्टम है, यहाँ पे पुली के ऊपर से भी जा रहा है, तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो ऐसे सवाल में अगर तुम्हें टाइम पीरियड निकालना है तो तुम्हें बेसिक से अप्रोच करना होगा, तुम रटा हुआ फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। और बेसिक से अप्रोच कैसे करेंगे? इनिशियली ब्लॉक जहाँ पे भी सेटल्ड है वो तो उसका मीन पोजीशन होगा, राइट? यहाँ पे ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे था इनिशियली, तो अभी इसको इक्विलिब्रियम से क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस करवा देंगे। Space. Yes, तो इस sir. ब्लॉक को इक्विलिब्रियम से थोड़ा डिस्प्लेस करवा दो, एक्स अमाउंट से डिस्प्लेस करवा दो। तो डिस्प्लेस करवाने पर जो एक्स्ट्रा टेंशन फोर्स ये वाले स्ट्रिंग में आएगा वो इस ब्लॉक को वापस ऊपर खींचेगा, या टोटल टेंशन फोर्स कौन खींचेगा इसको ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ इसको एक्सेलरेट कौन करवाएगा? एक्स्ट्रा टेंशन फोर्स जो जनरेट होगा या टोटल टेंशन फोर्स? Extra. Extra एक्स्ट्रा होगा, tension. राइट? अपन ने वर्टिकल स्प्रिंग में भी एग्जांपल देखा था, स्प्रिंग ऑलरेडी ब्लॉक से कनेक्टेड था, ऑलरेडी एक्सटेंडेड था, तो जो एक्स्ट्रा स्प्रिंग फोर्स आ रहा था वो उसको ऊपर एक्सेलरेट करवा रहा था, राइट? Yes, तो sir. वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। तो अगर मैं इस ब्लॉक को एक्स से नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो एक्स से नीचे शिफ्ट करने पर ये वाला जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग को नाम दे देते स्ट्रिंग ए। तो स्ट्रिंग ए में जो एक्स्ट्रा टेंशन आएगा उस एक्स्ट्रा टेंशन को टी नाम दे देते। वो टेंशन रिस्पॉन्सिबल होगा इस ब्लॉक को ऊपर एक्सेलरेट करवाने में, तो उस टी को मैं एम इंटू ए करूंगा ना। ये बात समझ में आ रही? तो बेसिकली मेरा टारगेट है ये टी को निकालना, एक्स्ट्रा टी को निकालना। और इस एक्स्ट्रा टी को निकालने के लिए मुझे एक्स्ट्रा स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू निकालनी होगी। ये वाला जो स्ट्रिंग है जो मैं येलो कलर में हाईलाइट कर रहा हूं, ये स्ट्रिंग के अंदर टेंसाइल फोर्स कितना होगा? ऐसे इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर जो टेंसाइल फोर्स है वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा। इस स्प्रिंग के अंदर जितना भी स्प्रिंग फोर्स जनरेट हो रहा है, इसी स्प्रिंग से पूरा येलो स्ट्रिंग कनेक्टेड है ना, तो स्प्रिंग के अंदर जितना भी स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगा, कहने से वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग उतना ही टेंशन फोर्स बेयर करेगा। Yes, sir. और स्प्रिंग फोर्स के अंदर, अच्छा ये स्प्रिंग फोर्स भी अपन कौन सा निकालने की कोशिश करें, टोटल या एक्स्ट्रा? हर जगह किसकी बात हो रही है? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा स्प्रिंग फोर्स, पहले से जो था वो मैटर नहीं करेगा। तो ये एक्स्ट्रा स्प्रिंग फोर्स निकालने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? स्प्रिंग के अंदर एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन, यस और नो? Yes, sir. मतलब Yes, जब मैं ब्लॉक को एक्स अमाउंट से नीचे लेके गया उस समय स्प्रिंग के अंदर एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन कितना आया, ये मुझे निकालना Extra. होगा। और इसको निकालने के लिए अपन कंस्ट्रेंट्स यूज करेंगे। देखो यहाँ पे तुम्हारा एलओएम का कंस्ट्रेंट्स वाला कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो रहा है। कंस्ट्रेंट से कैसे सॉल्व करेंगे मैं तुम्हें वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। देखो x/2 इज द रॉन्ग आंसर। उसका रीजन क्या है तुम्हें अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अगर ब्लॉक को मैं x से नीचे लेके जा रहा हूँ, लेट मी जूम इन द डायग्राम। मुझे बताओ अगर ब्लॉक x से नीचे जा रहा है, एक सेकेंड, तो ये जो पुली है ये कितने अमाउंट से नीचे जाएगा? X. पुली और ब्लॉक तो X. एक ही धागे से कनेक्टेड है ना, एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो ये पुली भी नीचे x से चला जाएगा। और अगर पुली नीचे x से जा रहा है तो पुली के ये जो दो कांटेक्ट पॉइंट्स है, ये भी तो पुली के ऊपर वाले ही पॉइंट्स है ना, Yes, कहने से sir. ये दोनों भी x से नीचे चले जाएंगे। Yes, sir. तो अगर ये दोनों भी x से नीचे जा रहे तो ओवरऑल जो ऊपर येलो वाला धागा है, येलो वाला स्ट्रिंग है, उसमें ओवरऑल कितना लेंथ बढ़ रहा है? 2x. x से यहाँ से भी बढ़ रहा है और x से यहाँ पे भी बढ़ रहा है। बट किसी भी चीज में लेंथ कैसे बढ़ सकती है? क्योंकि उसमें एक्सटेंशन हो रहा होगा। ये इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ स्प्रिंग ही प्रोवाइड कर रहा होगा ना अपने आप को एक्सटेंड करके। Yes, sir. दैट मीन्स स्प्रिंग के अंदर जो एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन है उसको अपन 2x मान सकते, राइट? Yes, sir. Yes, और sir. अगर एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन 2x है तो जो एक्स्ट्रा स्प्रिंग फोर्स की अपन बात कर रहे थे वो k टाइम्स 2x हो जाएगा। हाँ कि ना? ये समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और अगर स्प्रिंग फोर्स इतना एक्स्ट्रा आ गया, क्या मुझे एक्स्ट्रा स्प्रिंग फोर्स में इंटरेस्ट है या एक्स्ट्रा टी में इंटरेस्ट है? ब्लॉक से कौन कनेक्टेड है, स्प्रिंग या स्ट्रिंग? एक्स्ट्रा टी। तो अभी एक्स्ट्रा टी निकालने के लिए अपन एलओएम का एक और कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वो पुली वाला कॉन्सेप्ट। पुली पे हमेशा नेट फोर्स कितना होगा? मासलेस पुली, 0. तो Zero. ऊपर की तरफ तो स्प्रिंग वाला फोर्स लग रहा होगा दोनों साइड से, एफएस और एफएस, सारे एक्स्ट्रास की बात हो रही, और नीचे ये एक्स्ट्रा टी लग रहा होगा।
तो यहाँ पे मुझे बताओ टी किसके इक्वल आ जाएगा, 2 टाइम्स एफ एस, राइट। यस सर। 2 टाइम्स एफ एस मतलब 4kx, और इसी टी को मैं मास इंटू एसोलेशन लिख सकता हूँ, यही टी ब्लॉक को ऊपर एसोलेट करवा रहा होगा। दैट मीन्स अपन ने इक्वेशन को इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ब्रेक डाउन कर दिया, a इक्वल्स टू 4k/m टाइम्स x। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का काम कौन कर रहा है बताओ, 4k/m। 4k/m। 4k/m, ओमेगा स्क्वायर इज 4k/m, एंड टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ये 2 पाई अपॉन ओमेगा मतलब m/4k का अंडर रूट, ये आंसर आ जाएगा टाइम पीरियड का। समझ में आ रहा है फ्लो ऑफ सॉल्यूशन, यस सर। और क्या थॉट प्रोसेस से तुम्हें सॉल्व करना होगा ये भी सीख लो, अभी धीरे धीरे सीख जाओगे। ऑब्वियसली फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम इसको सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि ये नया सिचुएशन, नए कॉन्सेप्ट को तुम अप्लाई कर रहे हो, बट ऐसे क्वेश्चन तुम बार बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे यूज्ड टू हो जाओगे। ओके, एनी डाउट्स इन एनी स्टेप? मैं तुम्हें एब्जॉर्ब करने के लिए 2 मिनट दे रहा हूँ, देख लो सारे स्टेप्स एक बार, अभी लिखना मत, इसको खुद से अटेम्प्ट करना बाद में। एक बार समराइज कर देता हूँ, स्टार्टिंग हमने स्टार्ट कैसे किया, ब्लॉक को डिस्प्लेस किया एक्स से, और ब्लॉक को डिस्प्लेस करते ही दिमाग में आना चाहिए था कि ऊपर जो स्ट्रिंग है उसमें जो एक्स्ट्रा टेंशन आएगा वही ब्लॉक को ऊपर मूव करवाएगा, और स्ट्रिंग के अंदर एक्स्ट्रा टेंशन के लिए स्प्रिंग के अंदर एक्स्ट्रा स्प्रिंग फोर्स चाहिए, तो उसके अंदर एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन चाहिए जो कि कंस्ट्रेंट से निकाला, एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन से एक्स्ट्रा स्प्रिंग फोर्स, और एक्स्ट्रा स्प्रिंग फोर्स से एक्स्ट्रा टेंशन। ये फ्लो से तुम सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए। और देखो आज का आखिरी सवाल, ये सवाल भी काफी डिफिकल्ट की कैटेगरी में आएगा। इसमें 2 स्प्रिंग्स गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट्स K1 K2 और ब्लॉक का मास m दिया हुआ है। देखो मैं तुम्हें सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल नहीं करवा रहा, वो तो तुम कर ही लोगे, तो इसलिए थोड़ा हायर लेवल का ही मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना इसको। इस सवाल में भी हमें क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये भी काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो बेसिक अप्रोच फॉलो करेंगे। पहला स्टेप बताओ क्या करें, मीन पोजीशन। ब्लॉक अभी आराम से बैठा हुआ है जिधर, वो उसका मीन पोजीशन ही होगा, तो उस पोजीशन से ब्लॉक को क्या करना चाहिए, डिस्प्लेस। डिस्प्लेस। वेरी गुड, तो इसको मैं x से नीचे ले जाता हूँ, x से मैं इसको डिस्प्लेस कर देता हूँ। तो ऐसा करने पर ब्लॉक के साथ तुरंत कौन कांटेक्ट में, ये वाला धागा, ये वाला स्ट्रिंग, यस ये पूरा एक ही स्ट्रिंग है राइट। तो ऐसा करने पर ये धागे में, ये स्ट्रिंग में जो भी एक्स्ट्रा टेंशन डेवलप होगा, मान लेते हैं कि इसके अंदर एक्स्ट्रा टेंशन T डेवलप हुआ, तो ये T ही रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा होगा, और इसी को मैं m इंटू ए के इक्वल कर दूंगा ऊपर की तरफ। यस और नो? यस यस सर। अभी बट ये T कैसे निकालेंगे, इसको निकालना भी एक टास्क होगा, और उसके लिए अपन को 2 स्प्रिंग्स की मदद लेनी होगी। ये दोनों स्प्रिंग्स भी एक्सटेंड कर जाएंगे, अगर ये ब्लॉक को मैं नीचे से नीचे एक्स की तरफ एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन दे रहा हूं, दिस एक्स इज एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन, तो तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो दोनों स्प्रिंग्स में भी एक्स्ट्रा एक्सटेंशन आ रहा होगा, दोनों स्प्रिंग्स कुछ कुछ अमाउंट से एक्सटेंड कर रहे होंगे राइट। यस। मान लेते ऊपर वाला जो स्प्रिंग है, मान लो ऊपर वाला स्प्रिंग x1 से एक्सटेंड कर रहा है, और नीचे वाला स्प्रिंग x2 से एक्सटेंड कर रहा है। अभी हमें किसी तरह वापस कंस्ट्रेंट्स यूज करके ये x1, ये x2 और ये x में रिलेशन निकालना होगा राइट। कैसे निकालेंगे देखो। अच्छा मुझे बताओ, जो ब्लू वाला धागा है, ब्लू वाला जो स्ट्रिंग है, क्या उसका लेंथ चेंज हो सकता है, क्या उसके अंदर कोई भी स्प्रिंग अटैच्ड है, क्या वो पूरा स्ट्रिंग है? पूरा स्ट्रिंग है। पूरा स्ट्रिंग है, तो इसका टोटल लेंथ तो कांस्टेंट होना चाहिए ना, ये तो इनएक्सटेंसिबल होगा। यस सर। यस सर। L शुड बी कांस्टेंट, कंस्ट्रेंट में यही करते हैं अपन, लेंथ को कांस्टेंट रखते हैं। तो लेट अस सी, यहाँ पे स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन हो रहा है K1, स्प्रिंग K1 के अंदर जो एक्सटेंशन हो रहा है उसको एक्टिविटी 1 मान लो, तो उस एक्टिविटी की वजह से देखते हैं कि धागे के साथ क्या हो रहा है।
अगर मान लो ये स्प्रिंग K1 X1 से एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये जो पुली है वो नीचे कितने से गया होगा? ये फिक्स्ड है, X1. तो ये पुली X1 से नीचे चला गया, और पुली अगर X1 से नीचे गया तो ये दोनों पॉइंट्स भी X1 से नीचे गए। Yes, sir. तो ओनली बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी 1 कैन यू से स्ट्रिंग जो है उसमें 2x1 का लेंथ कम हो गया। बेसिकली ये जो स्ट्रिंग है वो 2x1 से लूजन अप हो गया, ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो इस एक्टिविटी की वजह से। हाँ सर। पुली Yes, X1 से sir. नीचे गया तो स्ट्रिंग 2x1 से लूज हो गया, और वैसे ही जो नीचे वाला पुली है वो X2 से ऊपर गया होगा, तो दोनों साइड से भी X2 से ऊपर चले गए होंगे। तो नीचे वाला जो पुली है उसको अगर मैं एक्टिविटी 2 मानूं, उसके वजह से और 2x2 से लूज हो गया। मतलब एक तरीके से 2x1 प्लस 2x2 इतने से लूजन अप होना, मतलब इतने से उसका लेंथ कम हो गया होगा। और फाइनली एक्टिविटी 3 इस लेंथ को वापस रिस्टोर कौन कर रहा है? ये वाला ब्लॉक नीचे जाके। बेसिकली जो भी लूजन अप हुआ उसको टाइट करने के लिए ये ब्लॉक नीचे जा रहा होगा ना एक्स अमाउंट से, तो एक्स अमाउंट से वो लेंथ को वापस बढ़ा रहे। तो बताओ कंस्ट्रेंट्स क्या होना चाहिए, कौन सा पैरामीटर किसके इक्वल करेंगे? नहीं समझ में आया तो पूछो। x1 plus x2 is equals to x/2. वेरी गुड। x1 प्लस x2 इज x/2, या फिर सिंपल लैंग्वेज में 2x1 प्लस 2x2। जितना लूजन अप हुआ उतना ही टाइट करना पड़ेगा वापस, तो 2x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू x। ये कंस्ट्रेंट समझ में आ रहा है? ये सब एक्चुअली LOM का पार्ट है जो SHM में जिसकी जरूरत पड़ रही है, बट रिवाइज हो रहा है वो भी साथ साथ में समझ में आ रहा है। Yes, sir. कंस्ट्रेंट Yes इक्वेशन। sir. और एक बार मुझे ये इक्वेशन मिल गया, अभी 2x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू x। x1 मतलब अगर ये स्प्रिंग x1 से एक्सटेंड कर रहा है तो इस स्प्रिंग के अंदर जो स्प्रिंग फोर्स है वो कितना जनरेट होगा? KX1. K1 X1. K1 x1। और इस पुली को अगर तुम देखते हो, ये वाले पुली को पुली A नाम दे देते, तो पुली A पे अभी ऊपर 2 टाइम्स K1 x1 लग रहा होगा, राइट? नहीं सॉरी, मैंने ये गलत बना दिया, स्प्रिंग तो सेंटर से जा रहा है। यहाँ से K1 x1 लग रहा होगा पुली A पे, और नीचे 2 टाइम्स T लग रहा होगा। Yes, sir. Yes sir. दैट मीन्स इस डायग्राम से अपन 2T को K1 x1 बोल सकते पुली A के डायग्राम से। और वैसे ही पुली B का जो डायग्राम है उसमें T और T ऊपर जा रहा है, और नीचे K2 x2 लग रहा होगा। दैट मीन्स कैन यू सी 2T इज ऑल्सो इक्वल टू K2 x2। Yes sir. Yes, Yes. sir. इसी इक्वेशन में मैं आगे K2 x2 भी इक्वल्स टू डाल सकता हूँ। और इस इक्वेशन से मैं x1 को 2T बाई K1 और x2 को 2T बाई K2 ये लिख सकता हूँ। और Yes, sir. x1 x2 की ये वैल्यूज इस कंस्ट्रेंट इक्वेशन में डाल दो, ये वाले इक्वेशन में। तो क्या मिलेगा? 2 कॉमन ले लो, x1 प्लस x2 करेंगे तो 2T भी कॉमन ले लो, तो 2 और 2T बाहर कॉमन रह जाएगा, और अंदर बचेगा 1/K1 प्लस 1/K2 इज इक्वल्स टू x। दैट मीन्स 4T K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2 इक्वल्स टू x। एंड टेंशन फोर्स ही मास इनटू एक्सेलरेशन था, याद है? यही एक्स्ट्रा फोर्स था जो कि उसको रिस्टोर कर रहा था। तो इक्वेशन को, हमारा टारगेट है इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना। ये टारगेट हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड में रखना, और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को मैनिपुलेट करना। तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए एक्सेलरेशन को अपन K1 प्लस K2 अपॉन 4K1 K2 टाइम्स m इंटू x ये लिख सकते। नहीं, कुछ तो गड़बड़ करिए अपन शायद। क्या मिस्टेक करिए? तो K1 K2 ऊपर K1 आएगा। K2 ऊपर आएगा। K1 K2 ऊपर आ जाएगा, यस, ये रिवर्स हो जाएगा। LHS से RHS जाने पर K1 K2 ऊपर आ जाएगा, 4m नीचे आएगा, और साथ में K1 प्लस K2 भी नीचे आएगा। ठीक है अभी?
Yes, sir. Yes, दैट sir. मीन्स ये पूरा जो टर्म है, ये पूरा का पूरा टर्म ओमेगा स्क्वायर का काम कर रहा है। Yes, sir. दैट मीन्स ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ k1 k2, 4 को अंडर रूट के बाहर लेके 2 कर दो और बाकी पे अंडर रूट लगा दो, ये ओमेगा होगा। एंड टाइम पीरियड इज 2 पाई अपॉन ओमेगा। 2 पाई अपॉन ओमेगा करने पर 4 पाई बन जाएगा m k1 प्लस k2 अपॉन k1 k2 का अंडर रूट। ये फाइनल आंसर आ रहा है, राइट? अप्रोच Yes, समझ sir. में आ रहा है कैसे अप्रोच करना है? ये सवाल का डिफिकल्टी लेवल भी बहुत ही हाई था, एडवांस के लेवल का ये भी। तो कैसे सोचना है वो तुम्हें धीरे धीरे फिगर आउट करना, ठीक है? बाकी बेसिक सवाल तो तुम कर ही लोगे, वैसे एग्जांपल्स में तुम्हें होमवर्क के लिए भी देने वाला हूं, वो ट्राई कर लेना। मेन दिक्कत तुम्हें ऐसे टाइप के सवालों में ही आएगी, डिफिकल्ट सवालों में, जिसमें कुछ अलग करना होगा, अलग सोचना होगा, ठीक है? कुछ डाउट है किसी स्टेप में तो बता दो। ठीक है, तो इसको भी वापस ट्राई करना। इनकेस तुम्हें बाद में कोई डाउट आता है तो मुझे अगली बार भी पूछ सकते हो। नोट्स कंप्लीट करते समय अगर कुछ डाउट्स आ रहे तो उसको मार्क करके रखो, नेक्स्ट लेक्चर में क्लैरिफाई कर लेना। अच्छा, अभी एक और एग्जाम, आज के लिए एक और एग्जाम्पल ट्राई कर रहे थे, आखिरी एग्जाम्पल। देखो इस सवाल में क्या दिया हुआ है, अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a smooth horizontal surface attached to the spring of equal constants। सारे स्प्रिंग्स का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम दिया हुआ है k। if the particle is pushed against one of the springs, find the time period of oscillation। कौन से स्प्रिंग के अगेंस्ट पुश करना चाहिए, क्या ये मैटर करता है? No, sir. तीनों No, स्प्रिंग sir. सिमेट्रिकली अरेंज्ड है 120 पे, है ना? तो देखो यहाँ पे तुम्हें समझ में आएगा कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स क्यों लेते, स्मॉल ऑसिलेशंस क्यों लेते। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। देखो मान लो ये स्प्रिंग है, कोई भी रैंडम स्प्रिंग है, एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को मैं रैंडम डायरेक्शन में x डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं, इस डायरेक्शन। ओके, तो अगर मैं इसको रैंडम डायरेक्शन में एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे दूं, x इज वेरी स्मॉल, तो ऐसे सिचुएशन में अपन स्प्रिंग के अंदर डिफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे उसको समझने की कोशिश करते। x को अपन अब दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर सकते। ये एंगल को अगर मैं थीटा मानूं तो x का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, Cos theta. X cos theta. x cos थीटा, और x का ये वाला कंपोनेंट Sin theta. x sin थीटा। डिफॉर्मेशंस आर वेरी स्मॉल। तो मुझे बताओ इनमें से कौन सा कंपोनेंट स्प्रिंग को एक्सटेंड करवाने में मदद कर रहा है? Cos theta. cos थीटा। तो अपन सिंपली स्प्रिंग के अंदर जो डिफॉर्मेशन है उसको x cos थीटा मान सकते हैं, बिकॉज डिफॉर्मेशंस आर वेरी स्मॉल। ये वाले कंपोनेंट का कोई फर्क नहीं होगा, ये वाला कंपोनेंट कोई भी डिफॉर्मेशन क्रिएट नहीं कर रहा होगा। समझा ये सबको, ये लॉजिक? तो साइन थीटा क्यों नहीं दिया? एक यहाँ पे ये जो डिफॉर्मेशन है वो बहुत ही छोटे है ना, तो अगर मान ले मैंने ब्लॉक को खाली इस तरफ मूव करवाया होता बहुत ही स्मॉल एक्स से, तो स्प्रिंग ऐसा हो जाता, है ना? और अगर एक्स बहुत ही छोटा है तो ये जो पाथ है इसका, इसको मैं स्ट्रेट या फिर एक सर्कुलर आर्क भी मान सकता हूँ। तो ये जो लेंथ है ये लगभग कांस्टेंट ही रहने वाला है ना। क्या छोटा सा एक्स इसके लेंथ को कोई भी असर करेगा? नो सर। तो इसीलिए जो डिस्प्लेसमेंट्स, जो भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स स्प्रिंग के लेंथ के परपेंडिकुलर हो रहे वो डिफॉर्मेशन से मैटर नहीं करेगा। बट ऑब्वियसली स्मॉल हुआ तो, अगर तुम बहुत ही लार्ज कर दोगे तो ये बढ़ जाएगा ना, तो मैटर करेगा। समझ में आ रही है बात? इसीलिए अपन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वाले केसेस बहुत ही फ्रीक्वेंटली लेते, इसी अप्रोक्सीमेशन को जस्टिफाई करने के लिए। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट की मदद से अभी ये सवाल को ट्राई करते। ये सवाल को देखो मैं अलग से कॉपी कर लेता हूँ नीचे, और फ्रेश थॉट के साथ इसको अटेम्प्ट करते। देखो अभी हमारे पास ये सिस्टम है, तो ब्लॉक ब्लॉक का अगर मुझे एसएचएम का टाइम पीरियड निकालना है तो अगेन इसको अपन थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे मीन पोजीशन से,
एंड डिस्प्लेसमेंट किसी एक स्प्रिंग के अगेंस्ट होना चाहिए, राइट, एज पर द गिवन कंडीशन। अच्छा, सबसे पहली बात, क्या ये इस केस में तीनों स्प्रिंग्स का कोई भी सीरीज पैरेलल कनेक्शन होगा? नहीं, दे आर रैंडमली कनेक्टेड, राइट, एक्सटेंशन टेंशन कुछ भी सेम नहीं। तो इसको भी हमें बेसिक से सॉल्व करना होगा। तो मान लेते हैं मैं ब्लॉक को नीचे वाले स्प्रिंग के अगेंस्ट पुश कर रहा हूँ, कोई भी ले सकते हैं ना, तो नीचे वाले के अगेंस्ट एक्स से पुश करवा देते हैं यहाँ पे। तो नीचे वाले स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन कितना हुआ? X. वो तो पूरा का पूरा एक्स हुआ होगा। तो नीचे वाले स्प्रिंग ने इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया? के एक्स। कहना है इसे, नीचे वाले स्प्रिंग ने इस ब्लॉक पे के एक्स ऊपर की तरफ फोर्स लगाया होगा। यस। अभी इस एक्स के वजह से जो लेफ्ट वाला स्प्रिंग है, ये वाला स्प्रिंग, इसमें मुझे अगर एक्सटेंशन निकालना है तो मैं एक्स का कंपोनेंट इसके अलोंग ले लूंगा, ये वाला कंपोनेंट। एक्स का जो ये वाला कंपोनेंट है उसके लिए मुझे ये एंगल निकालना होगा। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस एंगल? 60। ये 90 है और टोटल 120, टोटल 120, तो ये 30 होगा। तो कहने से एक्स का ये वाला कंपोनेंट एक्स कॉस 30 मतलब √3x/2 होगा। तो एक तरीके से ये वाला जो स्प्रिंग है इसके अंदर √3x/2 का एक्सटेंशन हो गया होगा, यस और नो? यस। ये वाला जो स्प्रिंग था इसके अंदर एक्स का कॉम्प्रेशन हुआ, इसलिए इसने ऐसा फोर्स अप्लाई किया, बट इसमें √3x/2 का एक्सटेंशन हो रहा है। तो ये फोर्स किस तरफ अप्लाई करेगा? अपने अपने तरफ या अपने से दूर? अपने अपने तरफ. अपने तरफ। और अपने तरफ मतलब इस तरफ ये फोर्स जनरेट करेगा कितना? k टाइम्स √3x/2। X/2. और मैं क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जिस लॉजिक से लेफ्ट वाले स्प्रिंग ने इस तरफ k√3x/2 फोर्स जनरेट करवाया, उसी लॉजिक से ये वाला स्प्रिंग भी इस तरफ k√3x/2 फोर्स जनरेट करवाएगा। Yes, सेम sir. चीज अगर मैं राइट वाले हाँ, स्प्रिंग में सर। अप्लाई कर दूं तो ब्लॉक को जब मैंने एक्स से नीचे डिस्प्लेस किया उस पे ये सारे तीन फोर्सेस जनरेट हो गए। ये तीनों फोर्सेस डिस्टोर्टिंग का काम कर रहे होंगे और इन तीनों का रिजल्टेंट कौन से डायरेक्शन में आ रहा है? के एक्स की डायरेक्शन में। एक्स के डायरेक्टली ऑपोजिट आ रहा है ना? और आना भी चाहिए, तभी एसएचएम हो पाएगा। नेट फोर्स शुड ऑलवेज बी ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, यस और नो? तो नेट यस फोर्स सर। कितना हो जाएगा? ये एंगल्स कितने हैं? ये एंगल 60 और 60 है, राइट? यस सर। तो नेट फोर्स विल बी के एक्स प्लस k√3x/2 cos 30, सॉरी cos 60 प्लस k√3x/2 cos 60। तो cos 60 में हाफ का फैक्टर ऐड करने पर कैंसिल हो जाएगा और खाली k√3x/2 आ जाएगा, है ना? और नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन कर दो, k कॉमन ले लो, अंदर 1 प्लस √3/2 बचेगा और x भी बाहर कॉमन ले लो और ये मास को भी यहाँ पे डिवाइड कर दो। तो तुम्हें दिख रहा है ये वाला टर्म ओमेगा स्क्वायर का काम कर रहा है। टाइम पीरियड आ जाएगा इससे 2π/ω। यस सर। Yes, यस sir. सर। ओके, ठीक है। तो ऐसे ही अपन इसी स्टेप्स को अपन बार बार अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई करने वाले पूरे चैप्टर में, ठीक है? तो अच्छा, इनका आंसर कुछ अलग आ रहा है, अपने कोई मिस्टेक की है क्या किसी स्टेप में? एक सेकंड को देखने दो, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, अपन एक मिस्टेक करी, वो एंगल एक्चुअली 60 था, किसी ने 60 बोला था, वो सही था। ये 90 डिग्री जो मैंने मार्क किया वो गलत है ना, ये 90 थोड़ी होगा। ये मिस्टेक हो गई ना अपन से, देखो ये एंगल, टोटल एंगल 120 होगा ना, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट? यस सर। तो एक्चुअली ये एंगल 60 थे, ये अपन ने मिस्टेक कर ली। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, √3x/2 या खाली x/2? x/2। खाली x/2। एंड अकॉर्डिंगली स्प्रिंग फोर्स kx/2 और kx/2 हो जाएगा। यस सर। सॉल्व कर लोगे ना अभी, कैलकुलेशन को छोड़ दो, बट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो करेक्ट आंसर निकाल यस लोगे सर। इसी स्टेप्स को फॉलो करके। ये ट्राई करना खुद से। और इसके अलावा क्वेश्चन सेट 4, होमवर्क क्वेश्चन सेट 4, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करना।
ठीक है, ओके चलो फिर आज यहीं पे वाइंड अप करते। बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीक। बाय सर। Bye, sir. बाय सर। बाय बाय।